जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तना क्या है, इनके कितने प्रकार हैं और यह किस प्रकार में प्रजाति को जन्म देती हैं, इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तना क्या है? यह प्रजनन करने की एक प्रकार की विधि है। तना जो है प्रजनन करने की एक विधि है जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, तना प्रजनन करने की एक विधि है जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। तना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला वायवीय, दूसरा अर्धवायवीय, तीसरा भूमिगत तना। तो अब वायवीय तना में किस प्रकार की तना की वृद्धि होगी, अर्धवायवीय में तना किस प्रकार वृद्धि करेगी और भूमिगत तना में किस प्रकार वृद्धि करेंगे, हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम वायवीय तना किसे कहते हैं इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए वायवीय तना क्या है और इनके प्रकार इनके उदाहरण क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वायवीय तना, वायवीय का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में, यानी अर्थात हम कह सकते हैं वैसा पौधा जिसकी तना पृथ्वी के ऊपर रह करके विकास करता है, तो इस प्रकार की तना को हम वायवीय तना कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, वायवीय तना किसे कहते हैं? वैसा पौधा जो पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में रहकर विकास करता है, तो इस प्रकार के तना को वायवीय तना कहा जाता है। अब जैसे में बात करें तो आम का पेड़ ले लीजिए, आम, लीची, पीपल, बरगद आदि। इसका मतलब यह हुआ कि आम हो गया, लीची हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, अमरूद हो गया, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस पेड़ की तना जो है भूमि के ऊपरी सतह में आने के बाद विकास करता है, तो उसे हम वायवीय तना कहते हैं। जैसे आम का पेड़ देख लीजिए, आम का पेड़ नीचे से जन्म लेता है और ऊपर आकर के उनकी तना का विकास होता है। लीची का पेड़ ले लीजिए, भूमि में जन्म लेता है और जन्म भूमि के ऊपरी सतह पर आने के बाद वह विकास करता है। उसी प्रकार पीपल, बरगद, आप लोग भी अंदाजा लगाइए और सोचिए कि जो भूमि के ऊपर आने के बाद विकास करता है उसे हम वायवीय तना कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी पौधा आप लोग सोच सकते हैं जो भूमि के ऊपर आता है वो सब वायवीय के अंतर्गत आ जाएगा। तो वायवीय तना समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे जो अर्धवायवीय था उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब चलिए दूसरा अर्धवायवीय के बारे में जानते हैं। अर्धवायवीय तना क्या होता है? तो अर्धवायवीय तना जो होता है इसको हम परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि वैसा पौधा जो जड़ के साथ साथ या जिसका जड़ के साथ साथ तना भी भूमि के अंदर व्यवस्थित रहता है, तो इस प्रकार के पौधे को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो एक बार और समझ लीजिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं वैसा पौधा जिनका तना जड़ के साथ साथ भूमि के अंदर व्यवस्थित रहता है और विकास करता है, तो इस प्रकार के पौधे को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे पुदीना लिख देते हैं, पुदीना, जलकुंभी, कुंभी, दुभी आदि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, या फिर अगर दुभी की बात करें या फिर सीधा घास ले लेते हैं, घास। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सब जो इसका एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए घास हो गया। घास देखिएगा कि जमीन के ऊपरी सतह पर उगता है और उसका कुछ जो तना होता है वो निचली सतह में रहता है। तो जैसे घास को काटा जाता है हंसुआ से, तो देखिएगा फिर से पुनः पनक जाता है। लेकिन अगर छील दिया जाए उसको किसी खुरपी या फिर छीलने वाले औजार से, उसको अगर हम छील देते हैं यानी जमीन से छील देते हैं, तो उसमें तना उखड़ आती है। तो तना उखड़ने के बाद वह समाप्त हो जाती है। अगर हम उसको काट लेते हैं तो वह फिर तना के प्रत्येक
गिड्ढा से एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। पुदीना जो होता है, पुदीना का जैसे जैसे जड़ीय भाग आगे बढ़ते जाएगा और जो भूमि के स्पर्श में जाता है और प्रत्येक स्पर्शीय भाग से वह एक नए नए पौधे का निर्माण करते जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसका आधा भाग जमीन में रहता है, जड़ के साथ साथ इसका तना भी जमीन में रहता है, और जहां जड़ और तना दोनों संपर्क में आते हैं वहां से एक क्या करता है, यह एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार इसका उदाहरण घास सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि घास में बहुत सारे जो पौधे होंगे वो आ जाते हैं घास के अंतर्गत। जैसे दुभी को ले लीजिए, दुभी अगर होता है तो उसको हंसुआ से अगर हम काट लेते हैं तो फिर वह उसका जो तना भूमि के अंदर बच जाता है और वह फिर नए पौधे को जन्म दे देती है। क्यों? क्योंकि वो तना बचा हुआ रहता है, उसी बचे हुए भाग से एक नए पौधे का निर्माण हो जाती है। अगर हम खुरपी से छील ले तो बाकी बात इसका राफे साफ हो जाएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि लगभग ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अर्धवायवीय तना किसे कहते हैं। अब अगला भाग में चलते हैं, भूमिगत तना क्या है। तो चलिए अब देखते हैं भूमिगत तना क्या होती है। तो भूमिगत मतलब भूमि के अंदर की बात हो रही है, तो कह सकते हैं कि वैसा पौधा जिसकी तना भूमि के अंदर रहकर विकास करती है, तो उस प्रकार के तना को भूमिगत तना कहा जाता है, ना कि उसे हम जड़ कहेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, जड़ किसे कहेंगे तो जान लीजिए, जड़ भी भूमि के अंदर रहता है, तना भी भूमि के अंदर रहता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये गलत हो गया परिभाषा, वो तो जड़ कहलाएगा। नहीं, जड़ कब कहलाएगा वो बात जान लीजिए। जड़ तब कहलाएगा जब किसी भी पौधा का जो निचला हिस्सा जो भूमि के अंदर फैलता है ना, उसमें प्रत्येक जगह कोना जैसा आकृति बन जाता है। जैसे मान चलिए फैला तो यहाँ कोना बन गया, इधर फैल गया, इधर कोना बन गया, इस तरह से संरचना बनते जाता है, इधर कोना बनते जाता है। तो देखिएगा जिस मतलब जब वह भूमि के अंदर जाकर के फैलता है और प्रत्येक भाग में कोना जैसे आकृति बन जाता है तो वह जड़ कहलाएगा। लेकिन भूमिगत तना में जो होती है उसके आंतरिक भाग में कोना जैसे आकृति नहीं बनती है, तो वह तना कहलाएगा। तो समझ में आ गया जड़ कब कहेंगे और तना कब कहेंगे। तो चलिए अब इसका उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे हो गया आलू, ओल, लहसुन, प्याज, ये सब क्या हो गया, इसका उदाहरण हो गया। तो मतलब हम इस सबको इस तरह में इस प्रकार हम गिनती कर सकते हैं कि लहसुन, प्याज, आलू, ओल, हल्दी और अदरक, ये सब भी इसका उदाहरण है। अब चलिए हम लिख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। आलू, ओल, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब देखिए इनका उदाहरण है। तो यह क्या होता है, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो यह भूमिगत तना का उदाहरण हो गया। लेकिन भूमिगत तना के भी कुछ प्रकार हैं, तो अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम भूमिगत तना के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं भूमिगत तना के इन तीनों को जो प्रकार हैं ये अलग अलग तरीके से होते हैं। तो क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं भूमिगत के प्रकार। चलिए अब देखते हैं भूमिगत तना के प्रकार। तो तीन प्रकार हैं, कंद, प्रकंद, सलकंद। तो अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। सॉरी लाइन कट गया इसीलिए प्रॉब्लम हो गई। चलिए अब देख लेते हैं कंद क्या है। तो कंद का मतलब होता है जिसमें खाद्य पदार्थ अधिक हो, यानी हम कह सकते हैं वैसा तना जिसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक हो, इस प्रकार की तना को हम कंद कहते हैं। जैसे आलू, ओल, इसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम इसे कंद कहते हैं। इसका जो है प्रजनन की क्रिया उनके गांठ यानी आंखों के द्वारा होती है। तो समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देख लेते हैं प्रकंद। प्रकंद जो होती है, प्रकंद का मतलब क्या होता है, तो वैसा तना जिसमें गांठ की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार की तना को हम प्रकंद कहते हैं। अब गांठ किसमें अधिक होगा, जैसे अदरक और हल्दी जो होती है उसमें गांठ अधिक होती है, तो इस प्रकार की तना को हम क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं।
तो इसकी जो प्रजनन की क्रिया होती है, तो इस पौधे में प्रजनन की क्रिया वो गांठ के द्वारा ही होती है। लेकिन यह क्या होता है, भूमि के अंदर कई दिनों तक छोड़ने के बाद यह जल्दी खराब नहीं होता। कारण है क्योंकि इसमें राइजोम पाया जाता है, और राइजोम पाए जाने के कारण यह एक सीजन से दूसरे सीजन आने के बावजूद भी यह भूमि के अंदर सुरक्षित रहती हैं, और सुरक्षित होने के बाद यह नए अपने वातावरण अनुकूलित के बाद होने पर यह फिर पुनः नया जनरेशन कर लेते हैं। तो प्रकंद समझ में आ गया, इसका उदाहरण अदरक और हल्दी होगा। अब सलकंद किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। तो वैसा तना जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, वैसा तना जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार की तना को हम सलकंद कहते हैं। जैसे प्याज और लहसुन में देखिए उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो इस प्रकार की तना को हम सलकंद कहते हैं। तो बिजली कट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर भी हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।